कहां गई 5? आज मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन खत्म कर लिया था। अब देखो मैं आज जो पॉइंट कराने वाला था आपको वो समझाता। देखो भाई, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की कहानी हमने कल बयान कर ली थी। उसके एक दो पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को मैं अगले एक दो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको बताता हूं। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया था मेरे भाई, वो ये कॉन्सेप्ट हमने किया था, सबको याद है? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट की कहानी को जरा आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा कई बार अनकाउंटेबल नाउन को आप एक ग्रुप में देखते हैं, एक यूनाइटेड सेंस में देखते हैं। देखिए कैसे अनकाउंटेबल नाउन्स, यूनाइटेड सेंस, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर आप उन्हें यूनाइटेड सेंस में देखते हैं तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को आप आइटम वाइज काउंट करें सो आप उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कैसे? चलो देखो मेरे भाई, आपने ये सुना होगा, जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर। देखो बेटा, अगर बटर है तो भाई वो किलो में ले आओगे, तो बेटा किलो को गिनोगे तुम, बटर को नहीं गिनोगे। कल सिखाया था ना बात, सर हम पेट्रोल को गिनते तो हैं लीटर, बेटा आप लीटर को गिनते हो, पेट्रोल को नहीं, वो तो उसकी मेजरमेंट यूनिट है। तो अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट यूनिट गिनी जा सकती है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं गिना जा सकता। ऐसे तो आप चीनी भी किलो में लाते हो, तो केजी को गिनते हो बेटा, ग्राम्स को गिनते हो, लीटर को गिनते हो। आप वहां पर उस चीज को नहीं गिन रहे हो, आप चीनी को नहीं गिन रहे हो, आप केजी को गिन रहे हो। इसलिए बेटा बटर को नहीं गिन रहे हो आप, ठीक है? बटर की मेजरमेंट यूनिट को गिनोगे। अब तुम कहोगे अगर 1 चम्मच घी, तो घी को नहीं गिन रहे, चम्मच को गिन रहे हो। दूसरा बेटा बटर या कि आप स्लाइस देखते हो तो आप स्लाइस को गिन रहे हो, बटर को नहीं गिन रहे हो। दूसरा बेटा आप ब्रेड के टुकड़े को, पीस को गिनते हो, ब्रेड को नहीं गिनते हो। उसके लॉफ को उसकी होता है ना, लॉफ दे दो, एक तय दे दो, वो उसको गिनते हो, ब्रेड को नहीं गिनते हो। ठीक है, तो ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता बेटा, ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। ब्रेड जो है पहले ऐसा आता था, ऐसा होता था पहले ब्रेड बस, और ब्रेड की स्लाइसेस काटी जाती थी, वो तो कट के बनाने लगा, पहले ब्रेड ऐसा ही होता था। ठीक है, चलिए जी, तो समझ आएगा हमें ब्रेड एंड बटर का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं ब्रेड एंड बटर इज या आर कहूं तो यहां पर बताइए क्या आना चाहिए, ब्रेड एंड बटर इज या आर? ओहो लग गए सारे के सारे पागल बच्चे। बेटा पूरा सेंटेंस लिखे बगैर तुम आंसर कर रहे हो, पूरा सेंटेंस लिखे बगैर तुम आंसर कर रहे हो, दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। अरे छोटे रट्टू तो तेज आएगा, पहले आगे लिखने तो दे। तो ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश। तो बेटा ब्रेड एंड बटर आपको एज अ डिश पसंद है, और डिश बनने के लिए क्या होगा, ब्रेड और उसको बटर लगा के आपको दिया जाएगा। ये तो नहीं होगा कि ब्रेड एंड बटर पसंद है, ये ले ब्रेड खा, ये ले बटर खा, ये ले ब्रेड खा, ये ले बटर खा, उसको डिश बना के दो। तो ब्रेड एंड बटर को मुझे डिश बना के दो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट डिश, जो कि सिंगुलर सेंस है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। आर तो नहीं करोगे ना बेटा, क्योंकि आपने उसे यूनाइटेड सेंस लिया है। ब्रेड एंड बटर को आप डिश बना के दोगे, तो ब्रेड पे बटर लगा के दो। करेक्ट। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको आइटम वाइज गिन लूं, जैसे ब्रेड एंड बटर वाज या वर बॉट बाय हिम, ब्रेड एंड बटर उसके द्वारा खरीदे गए थे। तो बेटा अगर वो ब्रेड एंड बटर खरीद के लाया है तो एक आइटम क्या हुआ, ब्रेड, और एक आइटम क्या हुआ, ठीक है, ये हुआ आइटम नंबर 1 और ये हुआ आइटम नंबर 2। तो कितने आइटम खरीदे उसने? 2 आइटम खरीदे। तो क्या आएगा यहां पर, अब वर आएगा। सो ब्रेड एंड बटर वर बॉट बाय हिम। वेरी गुड। तो ये चीज याद रखो, अगर बेटा कोई भी चीज डिश में कन्वर्ट हो गई तो आप ये करोगे, ये ठीक है, डन है पुत्र जी। और टाइम पास नहीं, सर ये डिश, सर ये डिश, ये टाइम पास नहीं बेटा, पेपर निकालना है बेटा। तो जो भी एज अ डिश अगर वहां साउंड करेगा तो उसको तो आप ऐसे लिख पाओगे, अदरवाइज तो नहीं लिख पाओगे। बताइए अब कोई दुख तकलीफ है, कोई समस्याएं है तो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अगले कॉन्सेप्ट में हम चीजों को देख रहे हैं। क्या जो हमने नाउन के काइंड्स पढ़े हैं बेटा, हाँ नाउन के हमने 5 काइंड पढ़े, उन 5 के 5 काइंड को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करके देखिए। नाउन के काइंड्स को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करके देखते हैं कि वो डिवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं काउंटेबल नाउन्स की, काउंटेबल नाउन, और मैं बात करता हूं अनकाउंटेबल नाउन, मुझे बताइए बेटा कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब मैं नाउन के काइंड्स को काउंटेबल अनकाउंटेबल में, ठीक है, बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे बताइए जो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? तो आप बोलोगे जैसे से हमें याद है कॉमन नाउन का प्लूरल तो हो सकता है बेटा, कॉमन नाउन का तो सिंगुलर भी है, कॉमन नाउन का तो प्लूरल भी है। अगर कॉमन नाउन का प्लूरल पॉसिबल है तो ऑब्वियसली बात है कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और कॉमन नाउन का प्लूरल भी पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा मुझे बताइए बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है? आप बोलोगे सर मटेरियल नाउन मैटर है जिसका प्रयोग किया जाता है कोई चीज बनाने के लिए, तो उससे बनी चीज गिनी जा सकती है, वो मटेरियल नहीं गिना जा सकता। प्लास्टिक नहीं गिन सकते बेटा, लेकिन प्लास्टिक से बनी कुर्सियां गिन सकते हो, प्लास्टिक से बने पेन गिन सकते हो, है ना? सोना नहीं गिन सकते, सोने से बनी अंगूठी गिन सकते हो। इन्हीं बातों को आपको दिमाग में रखना है कि हम मटेरियल नाउन को नहीं गिनते, हम मटेरियल नाउन से बनी चीजों को गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन से बनी चीजों को गिन सकते हैं। इसलिए मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो भाई मेरे मटेरियल नाउन हमने यहां पर लिख दिया। दूसरी अगर बात करते हैं बेटा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई ही नहीं देता, जब भाई साहब दिखाई ही नहीं देते तो उसको गिनेंगे क्या? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। अब सवाल पैदा होता है बेटा प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? बेटा प्रोपर नाउन दोनों ही हो सकता है। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो आपने बोला, सपोज किसी बंदे ने बोला इनके पिताजी का नाम करण है, हाँ तो करण का काउंटेबल है काउंटेबल है, तो आप उसे बोलोगे बेटा क्योंकि मैंने कहा था आपको काउंटेबल नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, लेकिन बेटा करण का प्लूरल तो नहीं करोगे उसके पिताजी का, तो फिर इसका मतलब प्रोपर नाउन हुआ बेटा अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं प्रोपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाता है, प्रोपर नाउन हाँ जब यूज हो जाता है कॉमन नाउन की तरह, यूज एज अ कॉमन नाउन, तो बेटा वो अपने आप में काउंटेबल बन जाता है। याद है देयर आर 2 करंस इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 2 करण है, तो बेटा तो वो बन गया प्लूरल। इसका मतलब अब वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि जब हम प्रोपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो बेटा कॉमन नाउन तो होता ही है काउंटेबल। इसलिए बोल देंगे हमारी क्लास में केवल एक करण है, ठीक है, मैंने बोल दिया देयर इज ओनली 1 करण इन अवर क्लास, देयर आर 2 करंस इन अवर क्लास, बिल्कुल ठीक है ना?
ये चीज होती है। तो इसीलिए प्रॉपर नाउन अगर टेक्निकली बोलोगे तो अनकाउंटेबल होता है बेटा। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है तो फिर वो माना जाएगा अपने आप में काउंटेबल, है ना। इंटरेस्टिंग चीज। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा कलेक्टिव नाउन बच गया कि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, तो बेटा वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। तो इसी के नीचे आप नोट लिखेंगे और चीज को समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है। जैसे प्रॉपर नाउन सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, कलेक्टिव नाउन ठीक है क्या है, तो कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर या कलेक्टिव नाउन का प्लूरल आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अभी समझाता अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे बेटा अगर मैंने बोल दिया आई विल टेक ऑल माय क्लासेस, मैं अपनी सारी क्लासेस लूंगा, तो क्लासेस कलेक्टिव नाउन है। तो क्या क्लास का क्लासेस करना है गलत लग रहा है? नहीं सर, सही लग रहा है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फैमिली सही लग रहा है। लेकिन बेटा अगर कोई ये बोले, देखना भी, द बेबी या द बेबीज ऑफ द गर्ल्स, भाई ज्यादा लड़कियों की झुंड होगा, विल गो देयर, याद है? तो बेटा लड़कियों के झुंड को क्या बोलोगे? बेबी। आपने बोला ज्यादा झुंड हो, ज्यादा झुंड कितनी ज्यादा लड़कियां, उनका ग्रुप बेबी हो गया, बेबीज क्यों बोल दोगे भाई? ठीक है, तो नॉनसेंस है, बेबी बोलो, बेबीज करने की जरूरत नहीं है। तो वहां इंडिविजुअल सेंस है तो प्लूरल और यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर। तो वही चीज आपको इसका मतलब यूनाइटेड सेंस में उसे अनकाउंटेबल मानते हैं बेटा, डिवाइडेड सेंस में उसे काउंटेबल मानते हैं। ये चीज हुई हमारे पास तो यहां पर, इसलिए यहां पर बेबीज करना गलत हो गया, जबकि यहां क्लासेस करना सही हो गया। ऑल द फैमिलीज आर इनवाइटेड बिल्कुल सही है, ज्यादा एक परिवार ज्यादा परिवार। तो ये चीजें होती हैं बेटा जो लॉजिकल आपने सोचनी। ओके ना सर, कॉपी करो। सो फाइनली बेटा हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन खत्म हुआ। अब आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को तुरंत पहचान लोगे सर ये तो अनकाउंटेबल है। और कुछ इंपोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन वो मैं सबसे लास्ट में नाउन वोकैब कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा बेटा। नाउन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ना तब बताऊं। वो तो कोई भी बड़ी बात बेटा नाउन टॉपिक में तो नहीं, आसान सा टॉपिक है अपना, एक बार पढ़ोगे प्रैक्टिस कर लोगे, कहानी खत्म, आपको टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो नाउन में आता है बेटा वो आता है नाउन के केसेस। तो आप बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह अब आप नाउन केसेस हेडिंग डालोगे। नाउन केसेस में सिर्फ एक केस है जो हमें पढ़ना है, टोटल 4 केस हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। जैसे पहला उसको बोलते हैं बेटा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब जब मेरे बच्चे नॉमिनेटिव केस की बात आप करते हो तो नॉमिनेटिव का मतलब है नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करना, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं। इसे नाउन का सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। तो जो मैंने आपको बताया था नाउन सब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होता है, तो ये केस तो हमने कर रखा है, ये नहीं करना हमने। दूसरा होता है बेटा एक्यूजेटिव केस। जो एक्यूजेटिव केस का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होगा बेटा नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। तो नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कैसे होगा, या तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तीसरा केस मैंने नाउन यूजेस में बताया बेटा, एक होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस भी मैंने आपको बता रखा है बेटा, जिसमें टू एड्रेस, आप एड्रेस करने के लिए इसे यूज करते हो। जैसे आपने बोला था ना रोहन, हाँ गो देयर, रोहन वहां जाओ, तो ये रोहन यहां पर क्या है बेटा, वोकेटिव केस है जो हमने कर रखा है। अब बोलो सर फिर नाउन केसेस करा ही क्यों रहेगा, ये तो आसान है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉमिनेटिव आपने वो जो है वोकेटिव केस आपने बताया था जब आप किसी को पुकारते हो। मैंने बोला बेटा बिल्कुल कर रखा है, लेकिन जो ये नाउन केसेस में आपको करा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए करा रहा हूं जो फोर्थ है, ये है बेटा पेपर में जो आना ही आना। इसका नाम होता है जेनेटिव केस। जेनेटिव केस का एक और सब्स्टिट्यूट है बेटा पॉजेसिव केस, आप इसे कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस में आप यूज करते हो टू शो पोजेशन। ये केस यूज किया जाता है बेटा अधिकार दिखाने के लिए, टू शो पोजेशन। मेरे पुत्र पोजेशन दिखाने के लिए हमारे पास दो बंदे यूज होते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ, या तो अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ। इसका मतलब अब मुझे आपको यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस पढ़ाना है पूरा, और ऑफ प्रीपोजिशन का यूज बताना है कैसे पोजेशन के लिए किया जाता है। इसलिए इसी जेनेटिव केस के नीचे हमने अपनी हेडिंग डाली अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसका मतलब हम अब ये पढ़ेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस कहां यूज होता है और कैसे यूज होता है और किस तरीके से एग्जाम में ये एरर बनाता है। हम टोटली बेटा अब ये पढ़ना है। इसका पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है बेटा, सिर्फ आपको सुनते चलिए बेटा। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर हर एक केस में नहीं, ज्यादातर केसेस में, कब कब नहीं, वो सारी चीजें आगे आ जाएंगी। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में आप क्या करते हो, ठीक है, अपोस्ट्रोफी फॉर लिविंग थिंग्स। अपोस्ट्रोफी बेटा लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफी नहीं आता है। इन मोस्ट केसेस अपोस्ट्रोफी एस ब्रैकेट फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए आप लगाइए बेटा, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आती है बेटा मेरे बच्चे? लिविंग थिंग्स में आप पीपल, लोगों को लेकर चल सकते हो, एनिमल्स को लेकर चल सकते हो, वेरी गुड। लेकिन बेटा नॉन लिविंग थिंग्स में याद रखना, अब प्लांट्स और ट्रीज को कवर नहीं किया जाता। वो साइंस में प्लांट्स और ट्रीज को भी लिविंग ही माना जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ते थे कैसे अपना खाना बनाते हैं पौधे, तो वहां माना जाता है, लेकिन यहां प्लांट और ट्रीज को यहां लिविंग थिंग्स में नहीं माना जाएगा। ना ही मेरे बच्चे थिंग्स को लिविंग थिंग्स में माना जाएगा। जो थिंग्स है खाली चीजें हैं उनको भी इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है, कैसे लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस और क्या चीज करते हैं? बहुत ही आसान सा तरीका। जैसे आपने बोला बेटा रोहन की गाड़ी है, तो आपने बोल दिया रोहन्स कार, रोहन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया, कार लगा दिया, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन मेरे बच्चे अब आप ये बोल देंगे मैंगोज ट्री, आम का है पेड़, तो ऐसा लगेगा जैसे वो पेड़ इस आम का है। जैसे रोहन का पेड़ है तो भाई पेड़ रोहन का है, और आम का पेड़ है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ आम का है, वो आम कह रहा है चल मेरा पेड़ है ये, तो बेटा आम का पेड़ नहीं है, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसे सिंपल बोलो बेटा मैंगो ट्री, है ना, बनाना ट्री, मैंगो ट्री, इसलिए आप ऐसे बोल दोगे, ट्री नाउन हो जाएगा, मैंगो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव बनाओ मैंगो ट्री। ठीक है, ऐसे नहीं मत करना मैंगोज ट्री। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ट्री नाउन बन जाएगा बेटा, और नाउन से पहले मैंगो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, मैंगो ट्री होगा। इसीलिए पुत्र मैंने कहा प्लांट और ट्री को नॉन लिविंग थिंग ही मानना, लिविंग थिंग नहीं मानोगे आप। दूसरा बेटा अगर कोई बंदा कह रहा है टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स, ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे जैसे वो बोल रहा है टेबल के हैं पैर। टेबल के हैं पैर नहीं, तो अगर ये सेंटेंस में लिखूं द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन पेंटेड, बस टेबल के जो पैर हैं वो पेंट कर दिए गए हैं,
वेरी गुड। तो बेटा द लेग्स ऑफ द टेबल, तो आप बोल दोगे टेबल्स लेग्स बोलना गलत है, आप ये बोल दोगे द लेग्स ऑफ द टेबल, है ना, तो आप वहां ऑफ का यूज करोगे, ऑफ सेपरेटली बताऊंगा बेटा। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग वगैरह इनमें फर्स्ट ऑफ एस को आपको अवॉइड करना है, और इसकी पहली बात, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा बेटा इसके बारे में, तो आप इस चीज को ऐसे अप्लाई कर लोगे, ठीक है भाई। चलो पुत्र जी, तो फर्स्ट ऑफ एस का तो ये तो हुआ हमारा पहला दिमाग। इसलिए बेटा बॉयफ्रेंड और बॉयज फ्रेंड दिन रात का फर्क है ना। अगर तो लिखा है बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड में बॉय नाउन हो, एडजेक्टिव हो गया, फ्रेंड नाउन हो गया, लेकिन बॉयज फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, लड़के का दोस्त। तो दोनों में फर्क है, वर्सेस लगा दो, दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और गर्ल्स फ्रेंड। तो बॉयज फ्रेंड उस लड़के का दोस्त, दिस बॉयज फ्रेंड इस लड़के का दोस्त, तो लड़का है दोस्त और लड़के का दोस्त, दोनों में फर्क है, ये चीज याद रखो, है ना। वेरी गुड। इसको बैक ऑफ ऑन भी लिख सकते हो बेटा, बाद में बताऊंगा, ऑफ में, इसमें नहीं, ठीक है पुत्र, बिल्कुल लिख सकते हो। अब बात करते हैं पुत्र नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अगले कॉन्सेप्ट में क्या सिखाओगे, देखो बेटा, जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफिक एस लगाएं, ठीक है, और ये, ठीक है, अवॉइड हिसिंग साउंड, बेटा हिसिंग साउंड को अवॉइड कीजिएगा, मतलब सर हिसिंग साउंड को अवॉइड कीजिएगा। कई नाम ऐसे होते हैं जो स या श पे खत्म होते हैं, उनमें फिर से फर्स्ट ऑफ एस लगा दोगे तो हिसिंग साउंड आ जाएगी, तो उस केस में क्या करोगे, अवॉइड हिसिंग साउंड। हाँ, तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए यूज ओनली अपोस्ट्रोफे, तो खाली अपोस्ट्रोफे को यूज करो बेटा, उसके साथ एस मत लगाओ, ठीक है, उसके साथ एस मत लगाओ, फिर खाली अपोस्ट्रोफे को यूज कर लो, एस को गायब कर दो। जैसे बेटा अभी अभी अगर मैं ये बोल दूं राहुल से चेयर, राहुल की कुर्सी, तो ये सही है। अगर पेपर में ये कर दे राहुल खाली अपोस्ट्रोफे लगाओ, लिख दे चेयर, गलत। अगर पेपर में कर दे राहुल चेयर, अरे राहुल चेयर क्या होता है, राहुल चेयर होगा, गलत। लेकिन बेटा वही कुर्सी अगर रमेश भाई की हो जाए, अब रमेश चेयर तो सही है, तो आपने खाली क्या लगाया, अपोस्ट्रोफे। लेकिन अगर आप ये लगा दोगे बेटा रमेश, गलत, क्या हो जाएगा, गलत। तो रमेश चेयर तो सही है, रमेश चेयर गलत। ऐसे ही बेटा आप रमेश चेयर भी नहीं लिख सकते, रमेश चेयर गलत। तो जब भी हिसिंग साउंड आए किसी के नाम से खत्म हो रहा हो, तो उस पर खाली अपोस्ट्रोफे लगा दोगे, अपोस्ट्रोफे एस हटा दोगे, एस हटा दोगे, ताकि अवॉइड हो जाए हिसिंग साउंड। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे बच्चे ये है कि अगर सपोज करो एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर है, उसकी गाड़ी है, तो आपने बोला डॉक्टर्स कार, अच्छा ज्यादा डॉक्टर है तो आप क्या कर दोगे, डॉक्टर्स, लेकिन आप खाली अपोस्ट्रोफे लगा के कार्स लिखोगे ना बेटा। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डॉक्टर्स कार, तो डॉक्टर्स जब प्लूरल हो रहा है तो स आ गया ना बेटा। हाँ, तो पेपर में ये मत कर देना ना, डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स हो गया और तुमने पागलपन में फिर अपोस्ट्रोफे फिर एक और एस चिपका दिया वहां, तो ये गलत हो जाएगा। हिसिंग साउंड अवॉइड करनी है। अब कई बार मेरे बच्चे यहाँ ये रख लेते हैं, अच्छा सर इसका मतलब प्लूरल नाउन में खाली अपोस्ट्रोफी आएगा, मैंने बोला नहीं नहीं गधेड़ू नहीं, प्लूरल नाउन में खाली अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ऐसा प्लूरल नाउन जो एस लग के प्लूरल होता है तो एक और एस वहां पर नहीं आ पाएगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं मेंस प्रॉब्लम्स, आदमियों की समस्याएं, तो बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां मेंस प्रॉब्लम आप ऐसे नहीं लिखोगे, पता है क्यों, क्योंकि मैन का प्लूरल एन होता है और उसमें कोई हिसिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए ये सही है। इसलिए प्लूरल वाला जो बच्चा रखते हैं वो नहीं रटोगे मेरे बच्चे आप। हो गया ना काम आसान दूसरे कॉन्सेप्ट का भी। तो क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ एस लिविंग थिंग के साथ आ जाएगा, ठीक है। और बेटा हिसिंग साउंड अवॉइड करिएगा, दो कोड़ी की बात है बेटा, तो आराम से कॉपी। ठीक है भाई, तो भाई मेरे ये है अपोस्ट्रोफे का नॉर्मल सामान्य तौर पे ज्ञान। हाँ बेटा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगाओ ना, देखो हो सकता है भाई एक आदमी की अलग ही कॉन्सेप्ट से समझाता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको देखो बेटा, जो नाउन पर आप अपोस्ट्रोफे एस लगाते हो प्लस उसके बाद पोजीशन लिखते हो, क्या है उस चीज की, उसका गाड़ी है, उसका क्या है, तो बच्चे ये सिंगुलर होना, अरे शॉर्ट में लिख दो, ये सिंगुलर होना या ये प्लूरल होना अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द सेंस है, अकॉर्डिंग टू द सेंस है, ठीक है। मतलब देखो बेटा मैंने ये बोला है, अब बेटा रोहन कार या रोहन कार्स क्या होना चाहिए, कई बच्चे की होती बुद्धि खराब, कहता है रोहन कार सही है, अरे बेटा एक बंदे ज्यादा गाड़ी तो ले सकता है, एक बंदा, एक बंदे की गाड़ी भी हो सकती है, एक बंदे की ज्यादा गाड़ी भी हो सकती है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बेटा रोहन फादर या रोहन फादर्स, अब बेटा गाड़ी ज्यादा ठीक है, पप्पा ज्यादा तो ठीक नहीं है तो भाई मेरे को लॉजिक पे चलना है, ठीक है, वो लॉजिक पे आपको देखना है कि क्या प्लूरल होगा या नहीं होगा, वो नॉनसेंस हो जाएगा अदरवाइज बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं ये कहूं बेटा बॉयज स्कूल, हाँ, या फिर बॉयज स्कूल, एक लड़के का स्कूल होगा, ज्यादा का स्कूल होगा, एक लड़के का स्कूल कैसे हो जाएगा, तो बॉयज लिखो प्लूरल, उस पर फर्स्ट ऑफ लगा दो खाली, बॉयज स्कूल हो जाएगा, एक लड़के का स्कूल तो होगा नहीं,
ज्यादा लड़कों का स्कूल तो सिंगुलर या प्लूरल सेंस के हिसाब से देखिएगा बेटा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हुए राम रे, वो ना काम आसान मुश्किल तो नहीं बेटा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, आग लगा दी लॉन्डो ने। ये ध्यान आपको रखना बेटा। आगे मेरे बच्चों बेटा डन है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं इसी में नोट करके बेटा, कई नेम ऑफ पोइट्स हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बेटा, नेम ऑफ पोइट्स हैं। जैसे कीट्स अपने आप में एक पोइट है और वो कीट्स ऐसे लिखता है, कीट्स अपने आप में एक पोइट है और जो कीट्स हैं वो हिसिंग साउंड को भी सपोर्ट करते हैं। तो बेटा नेम ऑफ पोइट्स के साथ आपको हिसिंग साउंड दिख जाएगी जो कि गलत नहीं जो कि सही होती है, बस ऐसे लिख लेना, पेपर के लिए नहीं है वो। ठीक है भाई, पेपर के लिए नहीं। तो कई बार आप ये देखते हैं कीट्स पोएम्स, फिर आप बोलोगे सर वो तो था भाई, पोइट्स को तो सब आजादी होती है, पोइट्स कैसा भी कुछ भी बोल सकते हैं, वहां ग्रामर फॉलो नहीं करते हैं पोइट्स बेटा कुछ राइटिंग। स्पोकन बैच बहुत जल्दी निकालेंगे बेटा, जल्दी आएगा स्पोकन बैच, चिंता ना करो। हो गया भाई। अब बताओ बेटा, कोई बच्चा ये बोले नाउन मुश्किल है तो फिर तो गुस्सा आएगा नहीं, घर में घुस के मारेगा मैं, वो नहीं। चलो चल गाड़ी निकल गाड़ी निकल, ठीक है चल। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, ये सिर्फ मैंने बोला नॉर्मल है कि कहीं आप देख रहे हो कोई नॉवल वोवल पढ़ रहे हो, कई शायर है आप में से जो शायरी कर रहे होते हैं, ठीक है। अरुण भाई एसएससी स्टेनो में सिलेक्शन हो गया, क्या बात है, सारी ब्यूटी क्लास ले ली थी। जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा, पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओ राम रे, ठीक है चल नेक्स्ट देखो अगला कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, बेटा अगला कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं पर्सोनिफिकेशन। बेटा पर्सोनिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का होता है मानवीयकरण। मानवीयकरण का मतलब होता है सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई ये जमीन, सो गया रास्ता, द होल टाउन इज स्लीपिंग। होल टाउन इज स्लीपिंग बेटा, टाउन सो रहा है, लोग सो रहे हैं, लेकिन बोल तो आप ऐसे रहे हो, द होल टाउन इज स्लीपिंग। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड टू पीपल बात कर रहे हो, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप बात कर रहे हो, डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसलिए कई बार क्या होता है बेटा, अपोस्ट्रोफी एस आपको अजीब लगा हुआ देखते हो, आप सोचते हो सर ये तो लिविंग थिंग के लिए साथ आता है अपोस्ट्रोफी एस, इसके साथ फिर कैसे आ गया? उसका रीजन है बेटा पर्सोनिफिकेशन। इसलिए मैंने इसको सेपरेट कराया कि कई जगह अपोस्ट्रोफी एस फिक्स है तो उससे इरिटेट नहीं होना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे बेटा पहला पॉइंट, आप नेम ऑफ प्लेसेस से पहले, नेम ऑफ प्लेसेस से पहले आप अपोस्ट्रोफी देखते हो। इसमें नहीं बोलते आप दिल्लीज प्रॉब्लम्स, दिल्ली की समस्या है बेटा, वो समस्या दिल्ली की नहीं है टेक्निकली, वो लोगों की समस्या है जो दिल्ली के हैं। तो दिल्ली की समस्या मतलब दिल्ली से में जो लोग हैं उनकी समस्या है, आप ऐसा देखते हो, ठीक है। तो आप उसमें जब आप देख रहे हो, अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब आप ये देखते हो कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है बेटा? फैसला, कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला नहीं, वो जज का फैसला है टेक्निकली, जिसे आप ऐसे आप देखते हो। तो यहां जो अपोस्ट्रोफी फिक्स करता है अपने आप को, आपको दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो नेम ऑफ प्लेसेस की अगर बात करते हैं छोटे भाई, तो नेम ऑफ कॉपी टाइम तैयार रखना, नई नई धन मत बैठ जाना, ये सुनते हो जी हमारे पिछला कॉपी नहीं हुआ जी, फिर धीरे पढ़ाइए जी, वो काला काम ना हो, साथ कॉपी करना। तो बेटा इसलिए आप प्लेसेस से पहले अपोस्ट्रोफी देखते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा मेरे बच्चे, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो देखो बेटा भाई टाइम के साथ, आप टाइम जब बताते हैं तो टाइम के साथ भी, ठीक है, आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया हुआ देखते हैं बेटा, कि आप वहां अपोस्ट्रोफी देखते हैं, आप देखते हैं जैसे मैंने बोल दिया ना टुडेज मैच, टाइम में देखो आप टेक्निकली टुडेज मैच, आज का मैच, तो टुडेज मैच के अपने आप में सेंस करने के लिए आज का मैच में बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर आज के मैच की बात कर रहा हूं तो आपने बोला हाँ सर ये तो टाइम के साथ आ रहा है आज का मैच, अच्छा आप उनको एक दिन की छुट्टी चाहिए सर, वन डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, तो छुट्टी वो दिन की नहीं होगी, छुट्टी तुम्हारी होगी, टेक्निकली छुट्टी वो दिन की तो होगी नहीं बेटा, वो टेक्निकली छुट्टी किसकी होगी? तुम्हारी होगी, दिन की नहीं होगी, ठीक है वेरी गुड। उसके साथ आप इसे देखते हो, टाइम हो या डे हो, टुडेज मैच आज का मैच मतलब वो मैच आज का तो नहीं हो, मैच तो टीम का है, जो भी टीम खेल रही है वो मैच तो उसका होगा। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, हेवनली बॉडीज। बेटा हेवनली बॉडीज का मतलब है, एक बात बताइए मेरे पुत्र, हम धरती माता को भी पूछते हैं, हम सूर्य देवता को भी पूछते हैं, हम चंद्रमा मामा को भी पूछते हैं, तो बेटा हम उनको पर्सोनिफिकेशन पे ही रखते हैं। इसलिए सारी की सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज हैं, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ऊपर, हम सबके साथ जो है द अर्थ सरफेस, आप बोलते नहीं हो द अर्थ सरफेस, तो बेटा अर्थ का जो सरफेस आप बिल्कुल बोलते हो, द सन्स रेज। अच्छा सन्स की एक किरणें होंगी या सन्स की किरण होगी? किरणें होंगी, द सन्स रेज आप अपोस्ट्रोफी देखते हो, द मून्स प्रेजेंस आप अपोस्ट्रोफी एस देखते हो बेटा हेवनली बॉडीज के साथ, तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो ये चीज याद रखिएगा अपने दिमाग में। नेक्स्ट बेटा, जब आप वेट मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वेट मेजरमेंट में भी जब आप मेजर करते हैं चीजों को, तो उसमें भी जो है आप 1 टन वेट, ऐसे नहीं देखते 1 टन का वेट है इसका, किसका? तो कोई ना कोई चीज ये रिलेट कर रहा है, खुद की बात नहीं करना। आप वेट मेजरमेंट के साथ भी अपोस्ट्रोफी देखोगे। दूसरा बेटा, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ अपोस्ट्रोफी देखते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसमें हमारा बस नहीं चलता बेटा, उसने क्या रखा है? फिक्स रखा है, ठीक है। जैसे एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकने की दूरी, मतलब बहुत ही नजदीक, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में फिक्स्ड है, नेचर्स फ्री, नेचर का प्रकोप, तो आप उसमें अपोस्ट्रोफी क्या देखते हो बेटा? फिक्स देखते हो। तो वेट मेजरमेंट है, हेवनली बॉडी है, टाइम है, प्लेस है, तो इनके साथ आप क्या देखते हो बेटा? अपोस्ट्रोफी ऐसे फिक्स देखते हो, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है चुटकू, आपको इसे ऐसे समझना होगा। करो याद कॉपी, ला 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 ला। जिंदगी की तलाश में मौत के कितने फासले, ला ला ला। बॉय स्कूल सही है, अभी तो बताया गलत है, नशा वशा करके तो नहीं पढ़ रहा बेटा, तो
आजकल के बच्चे नशा भी तो करने लग गए हैं। बच्चे कहां रहे आजकल के तो भाई साहब। ए बिरजू, आगे देखो बेटा, ऊपर उठाई दे इसको, तने कभी कॉन्सेप्ट नजर मारिए ना। देखो बेटा, अगर कोई नाउन कंपाउंड है और नाउन कंपाउंड पे अपोस्ट्रोफ है तो बेटा नाउन कंपाउंड के बाद लगेगा अपोस्ट्रोफ एस। मतलब अगर सन इन लो है, हाँ, और सन इन लो की गाड़ी है तो आप ऐसे बोलोगे सन इन लोज कार, सन इन लोज कार। अगर बेटा आपने ज्यादा बेटे हैं, सन्स इन लोज कार्स, ज्यादा दबाव है तो सन का प्लूरल सन्स इन लोज हो गया। हिसिंग साउंड आई नहीं आई तो ये हो जाएगा प्लूरल, ये हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन पेपर में ऐसे दे दे बेटा सन्स इन लो कार, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सन इन लोज हो गया सिंगुलर, अगर इसका प्लूरल तो सन का प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लोज, बिल्कुल सही। तो इस पेपर में ये भी मत कर देना कहीं तुम इसका प्लूरल कर दो और प्लूरल की तरह प्लूरल करने पर तो खाली अपोस्ट्रोफ एस आएगा। भाई साहब दुरा दुरा मारूंगा मैं। बेटा हिसिंग साउंड तो आई नहीं रही तो पूरा अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। फ्री का मतलब पता है, फ्री का मतलब नहीं पता, और सारा गूगल खोल के खुद नहीं देखेंगे, फ्री का मतलब भी लिख के पूछेंगे। वाह मेरे आलसियों के महाराज, ये तोंद निकलती जा रही है ना तेरी, ये इसलिए निकलती जा रही है। फिर कह रहे सर हेल्थ का ध्यान कैसे रखते, डाइजेशन बता दो जरा। अब बता के भी क्या उखाड़ूंगा मैं, अब तूने कौन सा रखना है, तेल ने तो तूने बटोरे हैं, मेरे कहां मानते हो तुम, ठीक है। ठीक है बेटा, है बेटा, डन है। नेक्स्ट देखो, छोटी छोटी मोटी बातें। बच्चे कई ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी आता है, जैसे एनीबॉडी, भाई इंसान को दिखाते हैं इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। समबडी आप जो है इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। अरे आजा, नोबडी, एवरीबॉडी, इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगाओ बेटा। समवन, एनीवन, एवरीवन, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस बेटा वो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि भी इंसान की बात कर रहे हैं और इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है नॉर्मली। अब क्या लिखोगे बताओ बेटा। तो आपने लिखा आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज एडवाइस। अब इसको ऐसे तो लिखोगे बेटा, आई डू नॉट वांट एनीबॉडी एडवाइस। एनीबॉडी एडवाइस तो रिलेट नहीं करेगा एनीबॉडी एडवाइस, तो आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज एडवाइस, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। दूसरा एक चीज याद रखिएगा बेटा, इसी के नीचे नोट लगा के करवा देता हूं मैं। अगर किसी शब्द के साथ एल्स फिक्स है तो एल्स पर अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है भाई। इस पर जब अपोस्ट्रोफी आएगा एस तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा एल्स एल्स एल्स। तो क्या हिसिंग साउंड नहीं, उन्होंने इसकी प्रोनाउंसिएशन ही बदल दी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही बदल दी। अब उसको बना दिया somebody else, somebody else ज। तो जैसे this is somebody else book, ये किसी और की किताब है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते this is somebody's else book, नहीं, ये ज बन जाता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना, ठीक है। ये मत सोचना कि वो अपोस्ट्रोफी एस वहां की साउंड ज कर दिया, उसने प्रोनाउंसिएशन बदल दिया, उसमें क्या उखाड़ सकते हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकते, माननी पड़ेगी पाजी वो तो बात, ठीक है बेटा। तो बना दिस इज somebody else book, this is somebody else book, ये किसी और की किताब है, इसका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है महाराज। चलो तो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैंने भाई दूसरी बात देखिएगा बेटा, तनिक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इधर समझाई देता बेटा। जो भी पजेसिव वर्ड्स हैं, पजेसिव वर्ड्स कहो या टेक्निकली डिटरमिनर कहो, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस वो सुपरफ्लूस बन जाता है। जैसे योर, अवर, हिज, हर, देयर, ठीक है, माई, अगर ये आपको दिखते हैं तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस बेटा बनता है सुपरफ्लूस, ठीक है। कैसे अभी बता क्या हो, बताओ बेटा। ये कौन से प्रीवियस वाले थे? अभी मैं कुछ मत करो, आंसर लगा के छोड़ दो बस, अभी मत करो। हाँ देखेंगे बाद में, देख लेंगे, अभी उनके नीचे आंसर की लगा के खाली छोड़। देखो जैसे हमने बात की दे आर डूइंग, आप बोलोगे बेटा दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। अब बेटा ये तो नहीं बोलोगे ना दे आर डूइंग देयर्स वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। ये सही हुआ क्योंकि देयर ऑलरेडी पोजीशन दिखा रहा है बेटा, तुम इसमें और पोजीशन दिखा दी, गलत, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अच्छा सर अगर जो है मैं ये कहूं कि ये योर्स क्या होता है, जो एस लगता है, ये प्रोनाउन होता है बेटा, प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। योर्स ये प्रोनाउन होते हैं, अवर्स ये प्रोनाउन होते हैं, कॉपी नहीं करना बता रहा हूं, लेकिन इन पे अपोस्ट्रोफी एस तो गलत हो जाएगा ना, सुपरफ्लूस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन का मीनिंग दे रहे हैं, आप उसमें पोजीशन दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आगे जरा देखिए चीजों को बेटा। योर नाउन नहीं होता बेटा, डिटरमिनर होता है। कई बार तो तुम ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हो चुप को। देखो जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसकी पोजीशन आप लिखते नहीं हो बेटा, अवॉइड करते हो, पता है क्यों? इसकी पोजीशन हाँ सेंटेंस में अंडरस्टूड होगी, तो आप उसको कई बार अवॉइड करते हैं पेपर में, खाली नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ देगा, लिखेगा ही नहीं। जैसे अंडरस्टूड होगी बेटा, मैंने ये बोला भाई दिस हाउस इज बिगर देन राहुल, ये घर राहुल के घर से बड़ा है,
अब मुझे राहुल हाउस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी राहुल से उसको दिखा देगा, तो मुझे राहुल हाउस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड हो गया बेटा। सो दिस हाउस इज बिगर देन राहुल, ये घर राहुल के घर से बड़ा है, खत्म। दिस हाउस इज बिगर देन राहुल, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ये बोल दूं ही वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, तो बेटा एक बात बताइए, ऑक्सफोर्ड क्या है? यूनिवर्सिटी, लिखने की जरूरत ही नहीं। वो डेंटिस्ट के यहां गया है, तो डेंटिस्ट के यहां गया है या गया था, ही वेंट टू द डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट के यहां गया है, तो मुझे वो क्लिनिक लिखने की जरूरत ही नहीं। तो जब अपोस्ट्रोफी एस पे खाली आते हैं तो चीजें अंडरस्टूड होती हैं बेटा, और जब अंडरस्टूड होती हैं पुत्र तो उसको वो अवॉइड कर देता है, जो कि गलत नहीं, अपने आप में सही होता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है बंधु, कर लो कॉपी। तो ये है जो नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस आप यूज करते हैं। डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट तो पे खत्म होता है, हिचिंग साउंड नहीं बेटा। अब देखो, अब बेटा आपको मैं सिखाऊंगा कॉमन पोजीशन कैसे दिखाते हैं, फिर सिखाऊंगा अलग अलग पोजीशन कैसे दिखाते हैं। कॉमन पोजीशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? दो लोगों ने मिलकर एक चीज ले ली, दो लोगों ने मिलकर एक चीज ले ली, तो जैसे राम की गाड़ी सोहन की गाड़ी, लेकिन राम और सोहन दोनों की एक ही गाड़ी है। राम की गाड़ी सोहन की गाड़ी, लेकिन राम और सोहन की एक ही गाड़ी है, दो लोगों ने मिलकर एक चीज ले ली। तो आप इस चीज को कैसे दिखाओगे? क्या करना बेटा आपने? एक नाउन लगाओगे, हाँ, एंड लगाओगे, हाँ, फिर नाउन लगाओगे, हाँ, और यहां फर्स्ट ऑफ एस लगाओगे। ऐसा लगेगा बेटा जैसे ये कंपाउंड है, जैसे नाउन कंपाउंड में था, हाँ, जैसे एक कंपाउंड है और उसके बाद आप फर्स्ट ऑफ एस लगा के इधर दोनों की कॉमन पोजीशन लिख दो बस। तो दोनों की कॉमन पोजीशन मतलब दोनों की सेम चीज है। अब भाई मोहन ने और सोहन ने मिलकर एक गाड़ी ले ली, तो मैं बोलूंगा बेटा मोहन एंड सोहन कार इज न्यू। मोहन और सोहन की नई गाड़ी है भाई, तो मोहन और सोहन, तो ऐसा बेटा ये इसकी उसकी कॉमन है। कॉमन है तो देखो बेटा अपोस्ट्रोफ एस भी कॉमन चला गया और गाड़ी भी कॉमन चली गई। देखो ना कॉमन का मतलब ये तो कॉमन ले लो, मोहन एंड सोहन, तो ये अपोस्ट्रोफ एस खाली सोहन पे नहीं है, टेक्निकली ऐसा बेटा कि दोनों कंपाउंड है, कॉमन चला गया, मोहन का भी अपोस्ट्रोफ एस कॉमन चला गया, सोहन का भी कॉमन चला गया, गाड़ी भी कॉमन, गाड़ी भी कॉमन, तो एक ही गाड़ी है वो दोनों की, दोनों ने पैसे लगाए। तो बेटा ये होता है कॉमन पोजीशन, जो बेहद ही आसान। अब इसमें बाद वाले की हिसिंग साउंड आ जाए, तो बेटा बाद वाले की अगर हिसिंग साउंड आ जाए तो खाली अपोस्ट्रोफ लगाना। फिर जैसे मैंने यहां लिख दिया रोहन एंड यहां पे लिख दिया रमेश, तो खाली अपोस्ट्रोफ एस लगाना बेटा। ठीक है, रोहन एंड रमेश चेयर इज न्यू या पेंटेड वगैरह, जो भी छोटा एग्जांपल में जान पूछ ले रहा हूं ताकि मेन बात सिखानी है बस। ये चीज आप इस पे देख सकते हो बेटा। तो कॉमन पोजीशन इस तरीके से दिखाई जाती है कि इसका भी कॉमन चला गया, इसका भी कॉमन चला गया, दोनों की एक ही गाड़ी है, तो बार बार गाड़ी लिखो, एक बार लिखो, बार बार अपोस्ट्रोफ लगाओ, एक ही बार लिखो, और कॉमन ये। अच्छा दोनों की अगर ज्यादा गाड़ियां हो, तो बेटा दोनों ने अगर ज्यादा ले ली हो गाड़ियां, तो मैं बोलूंगा रोहन एंड सोहन कार्स। भाई ज्यादा गाड़ियां होंगी, कार एक गाड़ी, कार्स ज्यादा गाड़ी, दोनों सही है ना, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल में तो बताई थी कॉन्सेप्ट इस टाइप का। ठीक है बेटा, चलिए अब ये तो हुई कॉमन या स्प्लिट या कैसे भी पोजीशन, ये कॉपी तो हो गया होगा, अब ये पेज पे आ जाए, इसको डिलीट करते हैं। तो बेटा कॉमन पोजीशन तो आपको पता चल गई, लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट का मतलब क्या है? अलग अलग पोजीशन कर दो। स्प्लिट पोजीशन मतलब दोनों ने अलग अलग गाड़ी ले रखी, तो अलग अलग पोजीशन को आप कैसे दिखाओ बेटा? अलग अलग अपोस्ट्रोफ लगाओ, भाई इसका अपोस्ट्रोफ अलग, उसका अलग, तो इसका अपोस्ट्रोफ अलग, हाँ, फिर एंड लगाओ, फिर दूसरे वाले का अलग, मतलब फिर हर एक नाउन का अपोस्ट्रोफ अलग, मतलब डिफरेंट पोजीशन है बेटा, डिफरेंट है। अच्छा तो इसकी गाड़ी अलग, इसकी गाड़ी अलग, तो भाई कभी भी यहां पर आप फाइनल पोजीशन लिखोगे बेटा, वो फाइनल पोजीशन प्लूरल होगी ना, सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती। अगर सिंगुलर होगी तो गलत होगा, प्लूरल होगा, क्यों? इसकी गाड़ी अलग, इसकी गाड़ी अलग, अरे दो गाड़ी होगी, कॉमन थोड़ी ना भाई पोजीशन, कॉमन में था, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे अगर इसकी गाड़ी अलग है उसकी गाड़ी अलग है तो कम से कम दो गाड़ी होगी, तो प्लूरल पोजीशन आएगी। अब यहां प्लूरल पोजीशन है तो बेटा प्लूरल वर्ब आएगी। चलो इस बात को लिख के समझाता हूं, एक बात बताओ बेटा, इस बात को प्रूव भी करता हूं कैसे हो रहा है। देखो अगर मैं कह रहा हूं रोहन, रोहन कार एंड मोहन से स्कूटर, रोहन की तो कार है, मोहन का स्कूटर है, हैज और हैव बीन पेंटेड, पेंट कर दिया गया है, तो बेटा सोचिए क्या पेंट हुआ है? रोहन सोहन पे पेंट कर दिया नहीं, रोहन की तो गाड़ी पेंट हुई है और मोहन का स्कूटर पेंट हुआ है, हाँ तो कॉमन नहीं है ये तो।
कार भी कॉमन नहीं है, स्कूटर भी कॉमन नहीं है, तो सेंटेंस का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर दो चीजें पेंट हुई है, हैव बीन पेंटेड, तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखूं सर? कुछ कॉमन तो हो तभी तो शॉर्टकट में लिखूंगा, कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे छोड़ दो। अच्छा, अगर मैं ये कहूं बेटा कि रोहन की भी गाड़ी पेंट कर दी गई और मोहन की भी गाड़ी पेंट कर दी, दोनों की गाड़ियां पेंट हुई हैं, तो मैं ये लिखूंगा रोहन्स कार था एंड मोहन्स कार था। पहले एक बार बड़ा लिख दो, बड़े रूप में लिख दो, रोहन्स कार, इसको ऐसे लिख दो बेटा, रोहन्स का लिखोगे कार एंड मोहन्स का लिखोगे कार, लेकिन ये कार और कार जोड़कर क्या लिख दोगे इधर? कार्स। तो रोहन्स एंड मोहन्स कार्स क्या बेटा? हैव बीन पेंटेड। तो अगर आप इसको देखोगे तो लैंग्वेज में क्या है, सेम नाउन बार बार रिपीट मत करो, तो उसको शॉर्टकट में क्या लिख दोगे? रोहन्स कार ही होगी, हाँ उसको कॉमन ले लिया, मोहन्स कार ही होगी, उसको कॉमन ले लिया, दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, एक इसकी गाड़ी एक इसकी गाड़ी होगी, तो रोहन्स एंड मोहन्स कार्स हैव बीन पेंटेड। अगर पेपर में हाँ लिख दे रोहन्स एंड मोहन्स कार तो गलत है बेटा। तो अलग अलग पोजीशन है, सेम पोजीशन है, दो कोड़ी का काम है, तो टेंशन पाल लो। तो ये होता है बेटा कॉमन पोजीशन और डिफरेंट पोजीशन का कमाल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके कॉमन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन, कुछ क्वेश्चंस देता हूं कि एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा। रोहन्स एंड सोहन चेयर, आपको ये जो है ठीक करके लिखना है, ठीक है, ठीक करके लिखना है। अब ऐसे देखना बेटा एग्जामिनर तो क्वेश्चन में थोड़ा बताएगा कॉमन पोजीशन का केस है या स्प्लिट पोजीशन का केस है, आपको सोचना है वहां क्या आना चाहिए, कॉमन पोजीशन का केस या स्प्लिट पोजीशन का केस। अब क्या करोगे? रोहन सोहन चेयर सर एक ही है ना, रेड से कर देता हूं चेंजेस, तो यहां से कट के अपोस्ट्रोफ यहां, रोहन एंड सोहन वाइफ्स, दोनों की पत्नियां अलग अलग होंगी, तो यहां पर भी अपोस्ट्रोफ लगाओ सर। देयर इज नो मनी इन रोहन और सोहन का कॉमन अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है बेटा, तो ये ठीक है, यहां से अपोस्ट्रोफ हटा दो। रोहन एंड सोहन गोल्ड, देखो एक तो रोहन का गोल्ड हो गया, एक सोहन का गोल्ड हो गया, कितने आइटम दिखे? दो आइटम दिखे, आइटम एक, आइटम वन, मैंने कहा था ना आइटम वाइज, एक आइटम इसका बिका तो दो आइटम दिखे। सपोज रोहन का ब्रेड बिका हो, सोहन का बटर बिका हो, तो हैवी आएगा, तो इसका बिका है, करेक्ट। और दोनों का कॉमन गोल्ड होता तो है, क्योंकि एक एक आइटम बनता फिर। बहुत अच्छे बेटा, तो ये होगा भाई कॉमन और स्प्लिट पोजीशन की लड़ाइयां लड़ाइयां। ठीक है, चलो कई बार बेटा आपको एक ऑक्सफोर्ड कोमा दिखता है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, या इसको सीरियल कोमा भी बोल देते हैं। उसका मतलब पता क्या होता है? देख, अगर मैं ये बोलूं एक तो रोहन है, हाँ, कोमा एंड अमित्स वाइफ आर रेडी टू हेल्प यू, तो बेटा ये सेंटेंस एग्जाम में सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रोहन और अमित की पत्नी नहीं है, रोहन अलग है, अमित की पत्नी अलग है, क्योंकि मैंने इनसे पहले कोमा लगा दी, इसी सीरियल ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। अगर मैं उत्तर में ये लिखूं पेपर में रोहन एंड अमित वाइफ, तो ये गलत नहीं लगेगा, रोहन और अमित की कॉमन वाइफ है, आर रेडी टू हेल्प यू, अगर पेपर में ऐसा आ जाएगा तो आप तो इसे गलत कर दोगे, तो आप इसको ठीक दो तरीके से कर सकते हो, तो या तो रोहन के बाद कोमा लगा दो कि बेटा रोहन अलग हो जाए, हाँ, और अमित की पत्नी अलग हो जाए, तो रोहन और अमित की पत्नी, तो रोहन और अमित की पत्नी, रोहन और अमित की दोनों की सेम पत्नी है, हो ही नहीं सकता, नॉनसेंस। ठीक करो या ऐसे कर लो, रोहन के बाद फर्स्ट ऑफ दे दो कि रोहन की पत्नी अलग है, अमित की पत्नी अलग है, फिर यहां वाइफ का प्लूरल क्या होगा? वाइफ्स अलग करो, तो उसको दो तरीके से ठीक करोगे पेपर में। एरर यहीं से चालू होगा, एरर यहां है या एरर यहां है, इसी को बोलते हैं बेटा ऑक्सफोर्ड या सीरियल कोमा, कि ऐसा भी हो सकता है सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रोहन अलग है और अमित की पत्नी अलग है, रोहन और अमित की पत्नी तैयार है, तो एक तो रोहन आएगा और अमित की पत्नी आएगी, रोहन और अमित की पत्नियां दोनों में फर्क है, बोलना। तो ये भी आसान काम है बेटा। तो बेटा ये था अपोस्ट्रोफी का यूज जो बड़े अच्छे तरीके से आपने सीखी है।
क्लास। अब बेटा यूज ऑफ कल मुझे आपको ऑफ का यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना बेटा, ठीक है। और यूं ही गुनगुनाते हुए आप चीजों को कवर करिए। तो कल हम यूज ऑफ का जानेंगे, प्रयोग कैसे होता है। ये हेडिंग डाल के छोड़ दो। आज वोकेब की क्लास देखते हैं यार, डेली तो कहीं लेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन लेंगे यार, ठीक है। नाउन में भी लगेंगे बेटा, 2 क्लास और लगेंगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, नमस्कार, बाय, टेक केयर, जय हिंद।